बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा हम चैप्टर नंबर 13 को स्टडी कर रहे थे। उसके अंदर हमने जो टॉपिक स्टडी कर लिए उसके अंदर एक एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक है और दूसरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है। तीसरा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा टिपिकल ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। चीज़ों को आपने सिर्फ गौर से सुनना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो गैसेस एक्सचेंज कहाँ कहाँ पर होता है, पहले तो हम उसे देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है वो कौन से प्रोसेस की मदद से हो रहा है। तो इन तमाम बातों को हमने देखना है। यहाँ पर लिखता हूँ बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ह्यूमन के अंदर जब आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखते हैं ना तो आपको दो जगह पे नजर आता है, एक बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स, जहां पर आप देखते हैं एल्वियोलाई के लेवल पर हो रहा है, दूसरा बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। अब देखें दोनों ही जगह पर एक बात आपको कॉमन नजर आएगी कि ये जो गैशियस एक्सचेंज हो रहा है ना ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से हो रहा है, यानी कि डिफ्यूजन की मदद से होगा। एक तरफ जो है वो गैसेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, दूसरी तरफ कम होगी, तो ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे। पिछले लेक्चर के अंदर एक बात की करेक्शन कर लें, एयर सैक जो है वो फंक्शनल यूनिट है हमारे लंग्स का और एल्वियोलाई जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे लंग्स के, क्योंकि लंग्स के अंदर आप देखेंगे सारी एल्वियोलाई मौजूद है, उसका स्ट्रक्चर बना रही है। और एयर सैक्स वहां पर आप देखेंगे कि इट इज एक्चुअली द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। एयर सैक खुद किस चीज से मिलकर बना है, वहां पर काफी सारे माइक्रोस्कोपिक एल्वियोलाई मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा, इस बात की आपने करेक्शन कर लेनी। अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए मैंने आपको कहा कि एक जगह पर पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन गैसेस की ज्यादा है, एक जगह पर कम है। तो मैं 4 एरियाज मेंशन कर देता हूं। एक है एटमॉस्फेयर, दूसरा है लंग्स, तीसरा है ब्लड और चौथा है टिश्यूज। जिन गैसेस की हम मेजरली बात करेंगे ना वो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ना इन एरियाज के अंदर मेंशन करता हूं, तो आपको एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर नजर आ रहा है वो है 150 टू 160 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। लंग्स के अंदर जो आपको ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर नजर आएगा वो 100 टू 115 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। ब्लड के अंदर बेटा जो आपको नजर आएगा वो है तकरीबन 75 टू 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और टिश्यूज के लेवल पर है 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यानी कि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आपको एटमॉस्फेयर के अंदर नजर आ रहा है। एटमॉस्फेयर से कम लंग्स में, लंग्स से कम ब्लड में, ब्लड से कम जो है, सबसे कम जो है वो टिश्यूज के अंदर है। तो अब आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि क्यों एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली डिफ्यूज होके लंग्स में जाती है, लंग्स से ब्लड में जाती है और ब्लड से फिर टिश्यूज के लेवल पर जाती है। इस पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से एक्चुअली जारी होती है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र करें ना तो हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इसके रिवर्स है। सबसे ज्यादा टिश्यूज में, टिश्यूज से फिर कम जो है वो हमारे ब्लड में, ब्लड से कम जो है वो लंग्स में और सबसे कम इसका पार्शियल प्रेशर जो है वो आपको एटमॉस्फेयर में नजर आता है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टिश्यू से निकल के हमारे ब्लड में
ब्लड से निकल के हमारे लंग्स और लंग्स से निकल के किधर जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है। तो ये वो मैंने आपको रीजन बता दी कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस होनी है। बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हो किस तरह से रही है, ब्लड के अंदर आप एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट को देखते हैं, और उस रेस्पिरेटरी पिगमेंट को आप नेम देते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, हीमोग्लोबिन है। Hemoglobin is the respiratory pigment which is present in the RBCs। हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स भी मौजूद हैं, उन रेड ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। पहले हम हीमोग्लोबिन मौजूद है। पहले हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन को देखेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे। तो हीमोग्लोबिन एक वो पिगमेंट है जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन भी करवाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन भी करवाता है। मैं एफिनिटी को डिस्कस कर लेता हूं। एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है बाइंड करने की, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है के पास है। कार्बन मोनोऑक्साइड से कम कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे कम एफिनिटी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की रखती है। हीमोग्लोबिन के पास जो एफिनिटी है बाइंड करने की, अट्रैक्शन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ज्यादा है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे लीस्ट एफिनिटी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की रखती है। हीमोग्लोबिन का जो अपना कलर होता है ना, वो पर्पल रेड होता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो ये हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुई तो क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। अब बेटा जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ना, इसका जो कलर होता है वो होता है ब्राइट रेड। क्या कलर होता है, ब्राइट रेड होता है। अब हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के लिए जो एंजाइम इस एक्टिविटी को फैसिलिटेट करवा रहा होता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। और ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है ना, ये कहां पर मौजूद है, आरबीसीज के अंदर मौजूद है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद है। तो ये हमने बेटा जिक्र किया कि हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो आरबीसीज के अंदर पड़ा हुआ है। इसी तरह का एक पिगमेंट मौजूद होता है मसल्स के अंदर भी, और उस पिगमेंट को हम क्या नेम देते हैं, उसको बेटा हम कहते हैं मायोग्लोबिन। मैं आपको बताता हूं कि हीमोग्लोबिन में और मायोग्लोबिन में क्या कोई फर्क भी होता है कि नहीं होता, उन बातों को हम डिस्कस करते हैं, फिर हम अपनी बात को लेके आगे चलेंगे। सबसे पहले लोकेशन देखें, हीमोग्लोबिन किधर मौजूद है, ब्लड के अंदर मौजूद है। मायोग्लोबिन किधर मौजूद है, मसल्स के अंदर मौजूद है। जो हीमोग्लोबिन होता है ना, इसका कलर क्या होता है, पर्पल रेड। क्या कलर है, पर्पल रेड। मायोग्लोबिन का कलर क्या होता है, ब्राउन रेड। जो हीमोग्लोबिन होता है ना, इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड टू टिश्यूज। जो मायोग्लोबिन होता है इसका काम होता है कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू द मसल्स। इसके बाद आप देखें हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं कि इट कैन नॉट स्टोर ऑक्सीजन, मायोग्लोबिन कैन स्टोर ऑक्सीजन। इसके पास एबिलिटी है कि ये ऑक्सीजन को स्टोर भी कर सकता है। हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है बेटा, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। मायोग्लोबिन के पास 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है।
हीमोग्लोबिन के पास एबिलिटी है, पहले आप नंबर ऑफ अमाइनो एसिड देखें। हीमोग्लोबिन के पास जो अमाइनो एसिड है वो 574 है। आपने पढ़ा 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है। हर अल्फा चेन के अंदर आपने अमाइनो एसिड वेरी पढ़े हुए हैं, डिफरेंट है। बीटा चेन के अंदर भी डिफरेंट है। मायोग्लोबिन है, इसके अंदर 153 अमाइनो एसिड है। अगली बात कि हीमोग्लोबिन जो होती है, एक तरफ हीमोग्लोबिन, एक तरफ मायोग्लोबिन। Hemoglobin can carry 4 oxygen molecules, while the myoglobin can carry 1 oxygen molecule. अब देखिए मॉलिक्यूल की बात हो रही है, अक्सर कंफ्यूज करने के लिए ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जगह ऑक्सीजन एटम का दे दिया जाता है। तो जो ऑक्सीजन एटम होते हैं ना वो हीमोग्लोबिन 8 कैरी कर सकता है, और मायोग्लोबिन कितने कैरी कर सकेगा, वो कर सकेगा 2। ठीक है, क्योंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम। अगली बात, अगर हम अफिनिटी की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हीमोग्लोबिन के पास लेस अफिनिटी है टू कैरी ऑक्सीजन, इसके पास मोर अफिनिटी है टू कैरी ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं हीमोग्लोबिन ज्यादा मॉलिक्यूल्स बाइंड कर रहे हैं, मायोग्लोबिन कम मॉलिक्यूल्स बाइंड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अट्रैक्शन को देख रहे हैं ना, तो कहीं पर ऑक्सीजन पड़ी हुई है, हम देख लें कि हीमोग्लोबिन ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है या मायोग्लोबिन, ये 2 डिफरेंट बातें हैं। तो मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, तो हमने कहा अफिनिटी मायोग्लोबिन की ज्यादा है, लेकिन बाइंड ज्यादा मॉलिक्यूल कौन कर रही है, हीमोग्लोबिन कर रही है। तो ये 2 डिफरेंट बातें हैं। तो ये हमने पढ़ लिया हीमोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन क्या है। हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में एक्चुअली हो कैसे रहा है। अब देखें हीमोग्लोबिन जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरी कर सकती है सी लेवल के ऊपर, जहां पर हीमोग्लोबिन जो है वो 100% सैचुरेटेड होती है। और सी लेवल के ऊपर जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करती है ना, तो मैक्सिमम कैपेसिटी जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग है वो हम कहते हैं 20 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड है। लेकिन ये मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर ना बॉडी के अंदर कहीं अटेन नहीं होता। इस वजह से हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ फुली सैचुरेट नहीं रह सकती, बल्कि कितनी सैचुरेटेड होती है, 98% सैचुरेटेड होती है। जब हीमोग्लोबिन 98% सैचुरेटेड होगी ना ऑक्सीजन के साथ, तो तब हम कहेंगे कि जो ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी हीमोग्लोबिन की है ना वो 19.6 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड है। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करेगा वैसे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी भी डिक्रीज होती रहेगी, वैसे वैसे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी भी डिक्रीज होती रहेगी। जैसे देखें बेटा इस तरफ है, मैंने आपको वो बताया था कि किस तरह से पार्शियल प्रेशर जो है यहाँ पे देखें। एटमॉस्फेयर के अंदर जो है हम कह रहे हैं कि जहाँ पर पार्शियल प्रेशर आपको ज़्यादा नजर आएगा जैसे जैसे डिक्रीज कर रहा है। देखें अगर लंग्स के अंदर या ब्लड के अंदर आप ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को देख रहे हैं ना, तो वो डिक्रीज करता जा रहा है। अब ब्लड के अंदर जो है वो पार्शियल प्रेशर को बढ़ा दें लेट्स सपोज, तो हम कहेंगे कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी भी बढ़ जाएगी। उसके बाद जो है अगर पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो गया, 60 पे आ गया, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे डिक्रीज होना शुरू होगी हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को अनसेट कर देगी, फ्री कर देगी, और वो फ्री ऑक्सीजन जो है वो हमारे टिश्यूज को अवेलेबल होगी। तो ये कुछ बातें हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है। हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। देखो हमने कहा कि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाना है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब टूटेगा तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की ऑक्सीजन फ्री होगी, तो हमारे टिश्यूज तक अवेलेबल होगी। आगे बेटा बात समझ। तो जैसे ही आप देखें एक्सरसाइज करते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं स्वेटिंग होती है, आप तेजी से सांस लेते हैं, बताएं आपकी उस वक्त
टिश्यूज की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ जाती है। ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। जब आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो इसका मतलब है ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में नहीं रहना, बल्कि क्या होना है, ऑक्सीजन को फौरन हीमोग्लोबिन ने फ्री करना है। ऑक्सीजन फ्री हो गई और वो ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज तक अवेलेबल होगी। तो इसका मतलब है जब टेम्परेचर बढ़ता है हमारी बॉडी का तो उस वक्त ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट के हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की फॉर्म में आती है और वो ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज तक अवेलेबल होती है। तो बताएं कि ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ेगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो इस फॉर्म के अंदर शिफ्ट हो गई है। ये है ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन का नाम दे रहे हैं। जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बना, वो ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज तक अवेलेबल हुई। तो हमने कहा जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बनता है, वो ऑक्सीजन टिश्यूज को अवेलेबल होगी, तो ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाएगी। फिर देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, तो मैंने आपको कहा था कि हीमोग्लोबिन के पास ज्यादा अफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बनाएगा, हीमोग्लोबिन फ्री होगी, वो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर जाएगी। इसका मतलब है एज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस, the binding ability of hemoglobin with the oxygen decreases। हीमोग्लोबिन फ्री होगी, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगी, बजाय इसके कि ऑक्सीजन को कैरी करके फिरती रहे। तो हम कहेंगे कि एज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस, द बाइंडिंग या कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू कैरी द ऑक्सीजन डिक्रीजेस एंड ऑक्सीजन सेट्स फ्री एंड अवेलेबल टू द टिश्यूज। तो उस केस के अंदर भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई है। अगली दो बातें जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी टेक्निकल भी है। एक है हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन। अब आप बताएं कि जब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो पीएच कम होती है कि बढ़ती है? टेक्निकल बात है, पीएच ने डिक्रीज करना। जब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो पीएच ने क्या होना है? डिक्रीज होना है। क्यों? क्योंकि पीएच विल शिफ्ट टुवर्ड्स द एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम किधर है? 0 से लेके 6 तक है। तो इसका मतलब है पीएच जो है वो एसिडिक मीडियम की तरफ शिफ्ट हो रही है, पीएच डिक्रीज हो रही है। जब पीएच डिक्रीज होगी तो उस वक्त हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। पीएच डिक्रीज होगी, ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज होगी। डायरेक्ट रिलेशन। पीएच डिक्रीज, उन दोनों के साथ इनवर्स रिलेशन था। एक चीज डिक्रीज हो रही थी, दूसरी इंक्रीज कर रही थी। कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो गई। यहां पर डायरेक्ट रिलेशन है लेकिन पीएच के साथ है। पीएच डिक्रीज हो रही है तो ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बन रही है। लेकिन पीएच डिक्रीज होने का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन का बढ़ना। अगर हम हाइड्रोजन आयंस के साथ ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी का रिलेशन देखते हैं ना, तो हम कहते हैं जैसे ही हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज करती है। क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास एक एबिलिटी ये भी है कि हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन आयंस के साथ भी कंबाइन कर सकती है। तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन कम होगी, पीएच डिक्रीज करेगी, ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज करेगी। तो ये पीएच के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है और हमारे पास हाइड्रोजन आयंस के साथ इनवर्स रिलेशन के अंदर है। तो ये आपने बात याद रखनी जो थोड़ी सी इसके अंदर टेक्निकल थी। तो हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लंग्स में हुई। आपके हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है। राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट साइड पे आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड नजर आ रहा है। ठीक है बेटा।
तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर आपको कैसा ब्लड नजर आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड नजर आ रहा है। तो जब आपका लेफ्ट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो लंग्स के अंदर गया पल्मोनरी आर्टरीज की मदद से, तो वहां पर लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन हुई, तो एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द लंग्स इधर ही हो गया। फिर वहां से पल्मोनरी वेन्स की मदद से ब्लड जो है वो आपके लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां से एओर्टा की मदद से पूरी आपकी बॉडी में सप्लाई होना है। तो दूसरा एक्सचेंज किधर होगा? बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज, दो जगह पर एक्सचेंज होना है। तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लंग्स में आई, लंग्स से ब्लड में, ब्लड से टिश्यूज की तरफ चली गई। हम देखते हैं जो थोड़ा सा आपको टिपिकल एरिया नजर आ रहा है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ना मैं एक डायग्राम बना देता हूं। देखो बेटा, जहां पर आपको ऊपर जो है वो एल्वियोलाई नजर आ रहे हैं, ये आपको ब्लड नजर आ रहा है। नीचे आपको टिश्यूज नजर आ रहे हैं। ब्लड के अंदर क्या मौजूद है? आरबीसीज भी मौजूद है। मैं लेबल कर देता हूं चीजों को ताकि ना आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए। ये क्या है? एल्वियोलाई। ये क्या है? ब्लड का प्लाज्मा है। ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट है ना, ब्लड सेल्स है, प्लाज्मा है। 55% जो है वो प्लाज्मा है, 45% ब्लड सेल्स है। उन ब्लड सेल्स में से मैंने सिर्फ आरबीसी बनाया, बाकी नहीं बनाया। रीजन, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन पड़ा हुआ है, इस वजह से सिर्फ आरबीसी बनाया। ये क्या है? आरबीसीज। ये क्या है? टिश्यूज है। इधर क्या है? एटमॉस्फेयर। आपने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एल्वियोलाई में आई, एल्वियोलाई से ये ऑक्सीजन ब्लड में, और ब्लड से ये ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर चली गई। आगे बेटा बात समझ। हमने देखना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन है वो किधर होनी है? इसके रिवर्स ऑर्डर के अंदर होनी है। यानी कि टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड ने ब्लड में जाना है, ब्लड से आपके एल्वियोलाई यानी लंग्स में, और लंग्स से एटमॉस्फेयर के अंदर। ऐसे ही है। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड के अंदर जा रही है ना, उसकी फेट को हमने देखना है। कार्बन डाइऑक्साइड गई आपके आरबीसीज के अंदर, आरबीसीज के अंदर जाके इस कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ कंबाइन किया, कार्बोनिक एसिड बना दिया। ये कार्बोनिक एसिड टूटा और इसने क्या बनाया? हाइड्रोजन आइंस और बाइकार्बोनेट आइंस। साथ ही कुछ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना रही है। क्या बना रही है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना रही है। देखें, आपने बुक की इंफॉर्मेशन को फॉलो करना है। कुछ टीचर्स आपको बताएंगे कि ये हायर बुक्स के अंदर इसका नेम डिफरेंट होता है, आप उस नेम को छोड़ दें। जो बुक के अंदर इंफॉर्मेशन है उसी को फॉलो करें, क्योंकि एंट्री टेस्ट आपकी बुक में से आने। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गई। अब हमने देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स तक पहुंच रही है वो कैसे पहुंच रही है। देखिए, 5% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी होती है जो हमारे प्लाज्मा में जाती है, प्लाज्मा से डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाती है लंग्स के अंदर। कितनी परसेंट है? 5% कार्बन डाइऑक्साइड। It actually diffuses into the plasma, and from the plasma of our blood it directly diffuse into the lungs. बाकी हमने देखना है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो उसके अंदर मैंने आपको कहा कि ये जो बाइकार्बोनेट आइंस बने,
बाहर है प्लाज्मा, ये बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो बाहर चले जाएंगे। इनके बाहर जाने की वजह से ये जो नेगेटिव बैलेंस है इसको मेंटेन करने के लिए ना अंदर काफी सारे क्लोराइड आयंस आ जाएंगे। इसको हम नेम देते हैं क्लोराइड शिफ्ट का। ये जो बाइकार्बोनेट आयंस बाहर गए हैं ना, ये कंबाइन करेंगे सोडियम के साथ, क्या बन जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना वो इसी फॉर्म की के अंदर जाती है, जिसे हम कहते हैं बाइकार्बोनेट की फॉर्म। हमारे टिश्यूज से ब्लड के अंदर गई, ब्लड के अंदर आरबीसीज मौजूद हैं, वहां पे वाटर के साथ कंबाइन किया, इसने कार्बोनिक एसिड बनाया और वहां से हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट बने। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कि फैसिलिटेट करवा रहा होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। जो बाइकार्बोनेट आयंस बने हैं ना वो प्लाज्मा के अंदर शिफ्ट हो गए। उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड आयंस आरबीसीज में आ गए। जो बाइकार्बोनेट आयंस प्लाज्मा के अंदर शिफ्ट हुए हैं वो सोडियम के साथ कंबाइन करेंगे। 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो इसी फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, किधर? टिश्यूज में, सॉरी लंग्स के अंदर, क्योंकि टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वहां से डिफ्यूज होकर बाहर को जाना है। तो किधर चली गई? लंग्स के अंदर चली गई। 20% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके, हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में गई। 20% ये, तो कितनी चली गई? 95%। बाकी जो 5% है ना वो रेड ब्लड कार्पसल, रेड ब्लड सेल्स में पोटेशियम के साथ कंबाइन करके चली जाती है हमारे लंग्स के अंदर। तो ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर रही है, अक्सर एमसीक्यू के अंदर आ जाता है, वो अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है। ठीक है बेटा, तो ये जो पिछली डायग्राम थी ना जिसको मैंने आगे करके आपको बताया, तो वो यही दी हुई थी। देखिए ये प्लाज्मा है, ये इन्होंने सेल बताया, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के किधर जा रही है? आपके रेड ब्लड सेल्स में। वही कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ वाटर के साथ कंबाइन कर रही है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस रिएक्शन को कैटालाइज करवा रहा है, तो कार्बोनिक एसिड बन गया। ये कार्बोनिक एसिड टूटा, बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस बन गए। ये जो बाइकार्बोनेट आयंस है ये आए प्लाज्मा के अंदर और उस रिस्पॉन्स में क्लोराइड आयंस अंदर जाना शुरू हो गए और इसी बाइकार्बोनेट आयंस सोडियम के साथ कंबाइन करके ना ये लंग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, जो लिखा हुआ है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में 70% जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है बेटा, इसके बाद कुछ जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर रही है और बना रही है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 20% इसी फॉर्म में, 5% जो है वो डायरेक्ट प्लाज्मा से और 5% जो है वो कार्पसल्स के अंदर मौजूद पोटेशियम आयंस के साथ कंबाइन करके ट्रांसपोर्ट होगी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने पढ़ लिया कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास ना नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हमने देखना है लंग्स कैपेसिटी। कि हमारे लंग्स के अंदर टोटल कैपेसिटी कितनी है एयर को कैरी करने की, तो हम कहते हैं 5 लीटर कैपेसिटी है टोटल। यहां पर आप पढ़ोगे दो तरह के वॉल्यूम, एक को हम नाम देते हैं टाइडल वॉल्यूम का, एक को हम नाम देते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम का। ड्यूरिंग रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, टाइडल वॉल्यूम और रेजिडुअल। रेजिडुअल हम कहते हैं बचे खुचे को।
टाइडल वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ एयर है जो हमारे लंग्स के अंदर आती भी है और बाहर भी चली जाती है। द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक है, तो उस एयर को हम कहते हैं कि टाइडल वॉल्यूम है। रेजिडुअल वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इनसाइड द लंग इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जितना मर्जी आप जोर से सांस ले लें, वो अमाउंट ऑफ एयर जो हमारे लंग्स के अंदर मौजूद है, जो उनको कोलैप्स होने से बचा रही होती है, उसको हम कह रहे होते हैं कि ये वो बेसिकली एयर है जो रेजिडुअल वॉल्यूम है। ड्यूरिंग रेस्ट हम कहते हैं जो टाइडल वॉल्यूम होता है ना वो 0.5 लीटर होता है, यानी कि सिर्फ इतनी अमाउंट ऑफ एयर है जो हमारे लंग्स के अंदर भी आती है और बाहर भी जाती है। और 4.5 लीटर जो होता है ना वो क्या होता है, वो हम कहते हैं कि इस वक्त रेजिडुअल वॉल्यूम है। अब जब आप देखते हैं इन केस ऑफ द एक्सरसाइज तो उस वक्त हम कहते हैं 3.5 लीटर ऐसी एयर है जो बेसिकली क्या है, टाइडल वॉल्यूम है। एक ऐसा वॉल्यूम है जो बेसिकली क्या होना है, हमारे लंग्स के अंदर आना भी है और फिर लंग्स से बाहर भी जाना है। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, उसे हम कहते हैं कि ये है 1.5 लीटर। तो ये हमने पढ़ा कुछ टाइडल वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है बेटा। तो ये हमारी है लंग्स कैपेसिटी टोटल। लंग्स कैपेसिटी के बाद हम देखते हैं डाइविंग रिफ्लेक्स क्या होता है, और फिर हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। डाइविंग रिफ्लेक्स हम कहते हैं कि एक ऐसा रिफ्लेक्स है जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं ना, जैसे ही वो डाइव करते हैं वाटर के अंदर तो उनका डाइविंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। ये डाइविंग रिफ्लेक्स एक ऐसा रिफ्लेक्स है, इनके अंदर हम कहते हैं कि जो डाइविंग मैमल्स होते हैं ना उनके अंदर जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो भी आपको ज़्यादा नज़र आएगी, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा नज़र आएगी। जैसे ही हम कहते हैं वो डाइव करते हैं ना, इनकी जो हार्ट रेट होता है वो तकरीबन 1/10 डिक्रीज कर जाता है। रेस्पिरेशन जो है या ब्रीदिंग, ये भी तकरीबन सीज हो जाती है, रुक जाती है। और ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई होती है। हम कहते हैं कि जो ब्लड होता है ना ये ज़्यादातर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है क्रिटिकल ऑर्गन्स की तरफ। जिनमें हम कहते हैं कि हमारा ब्रेन है, हार्ट है, ये हमारे क्रिटिकल ऑर्गन्स है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी के बगैर ना एक्चुअली सरवाइव नहीं कर सकते। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनकी तरफ जाना शुरू हो जाती है और जो हमारे मसल्स होते हैं ना वो एरोबिक कंडीशन से एनारोबिक कंडीशन के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि डाइविंग रिफ्लेक्स है, कि जब आप डाइव कर रहे हैं वाटर के अंदर तो उस वक्त एक रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है अल्टीमेटली, जिसके अंदर बेसिकली जो है वो ये तमाम जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं। अब जो एक्वेटिक मैमल्स है ना उनकी बात हो रही है कि उनके अंदर जो हमारे पास अमाउंट ऑफ एयर है उसकी शिफ्टिंग किस तरह से वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर रहे होते हैं, वो तमाम बातें उनके लिए थी। अब लास्ट में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हैं। जो हमारे सिलेबस के अंदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स दी हुई है ना, हम सिर्फ उन्हीं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर लेते हैं। उन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर एक है कैंसर, एक है एम्फीसीमा और एक है ट्यूबरकुलोसिस। ये तीन क्या हैं, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। कैंसर, सबसे पहले हम देखते हैं कैंसर को। कैंसर हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल,
ट्यूमर का नाम भी देते हैं। और जो ट्यूमर इधर मौजूद होता है वो मैलिग्नेंट होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल, ठीक है। और ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ये जो सेल्स होते हैं ना, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे करते हैं, हम कहते हैं या तो इन्वेजन की मदद से, इन्वेड कर जाना एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, या फिर अगर थ्रू द ब्लड इन्होंने जाना है तो ब्लड से ये मेटास्टाइज करेंगे, मेटास्टेसिस की मदद से। जो हमारे पास लंग्स कैंसर है ये ज्यादातर स्मोकर्स के अंदर देखा गया है। वो तमाम इंडिविजुअल जो कंजेस्टेड एयर के अंदर रहते हैं या स्मोकिंग एरियाज के अंदर है, स्मोक कर रहे हैं या उस एरिया के अंदर है, उनके अंदर लंग कैंसर के चांसेस जो है वो ज्यादा है। अब 90% ऑफ द लंग कैंसर की जो कॉज है वो स्मोकिंग है, 10% आपको अदर कॉजेज भी मिलेंगी। स्मोकिंग के अंदर जो स्मोक है उसके अंदर जो टोबैको के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेसिकली जो है वो म्यूटेशन कॉज कर रहे होते हैं और उसकी वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है। तो ये अक्सर एमसीक्यू के अंदर आता है कि 90% जो कॉज होती है ना लंग कैंसर की वो क्या है, स्मोकिंग है। इसके बाद है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का नाम भी देते हैं हम इसे। जो ट्यूबरकुलोसिस है ये एक ऐसी पर्टिकुलर डिजीज है जिसके अंदर हम कहते हैं कि कफ होती है, स्वेयर, कफ के साथ साथ ब्लीडिंग भी होती है। जो ट्यूबरकुलोसिस है उसकी रीजन क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसका नेम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक बैक्टीरिया है जिसका नेम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस which is involved in the causing of infection and that particular infection is called as the tuberculosis, जिसमें कफ होना है, जिसमें फीवर होना है। तो हम कहते हैं कफ के साथ साथ ना समटाइम ब्लड फिल्ड स्पूटम भी बाहर निकलता है। अब जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ना ये ज्यादातर गरीब लोगों में है। क्यों गरीब लोगों में है, क्योंकि उनकी जो कंडीशंस हैं रहने की वो पुअर लिविंग कंडीशंस हैं, एंड पुअर लिविंग कंडीशंस एंड मॉल न्यूट्रिशन, खुराक का प्रॉपर ना होना फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है इन पर्टिकुलर कंडीशंस की वजह से, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन करवा देता है, जिसमें कफ है, जिसमें फीवर है। तो ये है बेटा सेकंड कंडीशन जिसे हमने ट्यूबरकुलोसिस का नेम दिया। इसके बाद एक रह गई है जिसे हम नाम देते हैं एम्फीसीमा का। एम्फीसीमा को हम कहते हैं एक ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन है जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ एल्वियोलाई हो जाता है, और एम्फीसीमा के पेशेंट के अंदर ना टिपिकल स्मोकर्स कफ होती है। टिपिकल स्मोकर कफ होती है। एल्वियोलाई जो है वो डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। जब एल्वियोलाई डिस्ट्रॉय कर जाएंगे विच इज द मेजर साइट फॉर द गैसियस एक्सचेंज, तो प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को ना एक टिपिकल स्मोकर कफ जो होती है ना टिपिकल होती है, ऐसे लगता है कि जैसे ना अभी दम घुटेगा और ये मर जाएगा। तो उस टाइप की जो कफ होती है ना उसे हम टिपिकल स्मोकर कफ कहते हैं। एम्फीसीमा के पेशेंट के अंदर जो एक वाज़ेह साइन एंड सिम्टम है वो यही है कि एक स्मोकर कफ होगी, और जो अंदर कॉजेज चेंजेस आ रही हैं वो ये है कि एल्वियोलाई जो है वो डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। अब जब एल्वियोलाई डिस्ट्रॉय कर जाएंगे ना तो छोटे छोटे एल्वियोलाई जो है वो आपस में मिल जाएंगे, उनका हम कहते हैं वॉल्यूम तो बढ़ जाता है लेकिन सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है, तो प्रॉपर जो है वो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा।
अब एल्वियोलाई से पहले ब्रोंक्यूल्स मौजूद है, ब्रोंक्यूल्स के लेवल पर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी इन्फ्लेमेशन की वजह से। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रास्ता बंद हो जाना। जब ब्रोंक्यूल्स ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, प्रॉपर एयर अंदर नहीं जाएगी, गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन हमने पढ़ी रेस्पिरेशन के हवाले से कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं। तो इस लेक्चर के अंदर बेटा हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होने हैं, मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का हमने डिफरेंस देखा, हमने पढ़ा कि फैक्टर किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन को। साथ में हमने डाइविंग रिफ्लेक्स देखा। एक तो और येलो बॉक्स है, उसे सिर्फ आपने रीड कर लेना है, जैसे स्कूबा डाइवर्स का दिया हुआ है, जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है कि कौन जो है वो ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है। एक बात रह गई है इस लेक्चर के अंदर, वो ये है कि आप देखते हैं आर्टीरियल ब्लड, वेनस ब्लड। आर्टीरियल ब्लड के अंदर आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड नजर आती है वो 50 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड। आर्टरी आगे कहां पे ओपन होती है? कैपिलरीज के अंदर। कैपिलरीज इज एक्चुअली द साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द टिश्यू एंड द ब्लड। जब ये गैसियस एक्सचेंज की साइट है तो ब्लड से क्या निकल के टिश्यूज में जाना है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से क्या निकल के ब्लड में आना है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो वेनस ब्लड होता है ना, उसके अंदर हम कहते हैं 54 ml कार्बन डाइऑक्साइड होती है पर 100 ml ऑफ द ब्लड। ये जो एडिशनल 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड वेनस ब्लड के अंदर आई है ना, ये कहां से आई है? ये आई है बेसिकली कैपिलरीज से, सॉरी टिश्यूज से निकल के कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से वेनस ब्लड के अंदर। तो इस एडिशनल 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हम कहते हैं कि जो आर्टीरियल ब्लड है ना वो ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन वेनस ब्लड जो है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है बेटा, तो ये वो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो इन टॉपिक्स में आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक अगर रह गया हो यूएचएस के सिलेबस में तो वो भी आप बता सकते हैं, उनको भी हम फिर डिस्कस कर लेंगे। मेरे मुताबिक ये टॉपिक्स थे जिन्हें मैंने डिस्कस कर लिया। तो बेटा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।